ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 पुनीत के साथ। ग्लोबल अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेक मिडिल ईस्ट ग्रेट अगेन एंड मेक अ डील, ये कह रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। वही डोनाल्ड ट्रंप जिनके बारे में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि ईरान ने उनके ऊपर 2 बार जानलेवा हमला किया था, हालांकि ये नाकाम हुआ। बेंजामिन नेतन्याहू ये भी कोशिश कर रहे हैं कि ईरान के साथ इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें अब अमेरिका के मदद की ज़रूरत है, इसलिए अमेरिका साथ में आके खड़ा हो जाए। क्या क्या खबरें आ रही हैं मिडिल ईस्ट के इस युद्ध में, और मिडिल ईस्ट में क्या आने वाले दिनों में क्या और ये युद्ध जो है और रंग दिखाने वाला है, और कई सारे मुल्क क्या इसमें शामिल होने वाले हैं, क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री ने कुछ ऐसी ही बात कही थी और इजराइल को भी वार्निंग दी थी कि स्थितियां बिगड़ सकती हैं, कई और मुल्क इसमें शामिल हो सकते हैं, उससे पहले आप सोच लो और हमले रोक दो। इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि मिडिल ईस्ट में जो स्थितियां हैं उस पर क्या ताज़ा जानकारी आ रही है। सीधे मेरे सहयोगी अंकुर त्यागी जी जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। अंकुर जी, चीज़ें बढ़ती जा रही हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि नेतन्याहू बार बार कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका इसमें शामिल हो जाए कैसे भी करके। हाँ, इजराइल चाहता है कि अमेरिका शामिल हो। उसकी वजह यह है कि अगर युद्ध लंबा छिड़ता है तो इजराइल एज ए कंट्री, देखिए वो इतना बड़ा देश नहीं है, इतनी बड़ी इकनॉमी नहीं है कि वो लंबा इस युद्ध को खींचेगा। तो वो चाहता है कि अमेरिका उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हो, क्योंकि अभी जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं और जो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है ईरान का, उसको अभी मतलब अगर डैमेज करना है पूरी तरीके से तो उसमें टाइम लगेगा। क्योंकि अभी जो इजराइल का दावा है कि कभी 1/3 मिसाइल लॉन्चर्स डिस्ट्रॉय हुए हैं, तो अभी काफ़ी बड़ा एक मतलब हिस्सा है जो अभी अगर ईरान को पूरी तरह से मतलब काबू करना है तो इसमें अमेरिका का साथ बेहद ज़रूरी है। बगैर अमेरिका के इजराइल लंबा लड़ाई लड़ पाएगा, क्योंकि काफ़ी खर्चा होगा और बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। खर्चा भी है एक बड़ी बात, दूसरी ये है कि इजराइल ऑलरेडी 2.5 साल से लड़ाई लड़ रहा है। तो एक जब आप वॉर में होते हो तो आपकी इकोनॉमी पूरी तरह से तबाह हो चुकी होती है। तो ऐसे में, और तेल अवीव में भी मिसाइलें आके गिर रही हैं, तो ऐसे में इजराइल तो बिल्कुल चाहेगा कि अमेरिका सपोर्ट करे। अब देखना होगा कि अमेरिका कब करता है, क्योंकि अभी जो इजरायली एम्बेसी के पास जो मिसाइल गिरी तो वो थोड़ी सी अगर एम्बेसी के अंदर गिर जाती तो शायद अमेरिका सोचता क्या मैं भी आ रहा हूँ। लेकिन यूएस के बेस को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई है इराक में, यूएस के बेस को लेकिन वो नाकाम हो गया, और ये कहा गया कि उसके मिलिशिया जो ईरानी समर्थित मिलिशिया उन्होंने ड्रोन अटैक किए। हाँ, इस तरह की भी खबरें हैं, लेकिन जब तक कोई बड़ा अटैक अमेरिका के ऊपर नहीं होगा या जब अमेरिका को लगेगा कि अकेला इजराइल इतनी बड़ी जंग लंबे टाइम तक नहीं लड़ सकता, तब शायद अमेरिका अपने फैसले पे पुनर्विचार करे। लेकिन अभी तो ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है अमेरिका की तरफ से कि हम पीछे हैं आपके, इस लड़ाई में हमारी लड़ाई नहीं है, इजराइल लड़ाई लड़ रहा है, ठीक है, इजराइल को सपोर्ट है, इजराइल के इस नैरेटिव को सपोर्ट है कि ईरान परमाणु बम बनाना चाहता था और पूरी दुनिया के लिए मुश्किलें खड़े करना चाहता था। अमेरिका यहाँ तक ही अपने आप को महदूद करके रखे हुए है। अच्छा, एक चीज़ और है कि 2-3 खबरें ये भी आ रही हैं कि ईरान, माफ़ कीजिएगा, इजराइल ये कह रहा है कि ईरान जो है ट्रंप को 2 बार निशाना बना चुका है, तो ये उकसावे वाली बात है। दूसरी तरफ ट्रंप जो हैं वो क्रेडिट लेने से बाज नहीं आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने इजराइल को रोका, वरना तो वो अली ख़ामनेई जो हैं उनको टारगेट करने वाले थे और उनकी भी जान लेने की कोशिश तैयारी थी। हाँ, ट्रंप के जो बयान है काफ़ी दिलचस्प हैं, लेकिन ट्रंप को आप अलग तरीके से समझिए, क्योंकि इजराइल ने जब ये हमला किया तो अमेरिका को भले ही बाद में बताया हो या हमले के चंद घंटे पहले बताया हो, लेकिन ये हमला वास्तविक तौर पे से मानिए कि इजराइल की तरफ से ही था, मतलब इनिशिएट उनकी तरफ से था। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि परमाणु बम को लेकर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ तौर पे कहा कि ईरान इज़ वेरी नियर टू, या ईरान इज़ वेरी क्लोज टू मेक ए बम, न्यूक्लियर बॉम्ब। तो अगर वो बन जाता या अगर वो उसका परीक्षण भी कर लेता ईरान, तो फिर इजराइल के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती। तो इजराइल ने बजाय किसी देरी के, क्योंकि देखिए अगर ये आप मान के चलें कि जो अटैक हुआ है जून में, इसकी जो तैयारी हो रही थी वो अप्रैल से हो रही थी।
तो अप्रैल से इसराइल लगा हुआ था कि मुझे कब कब मैं अटैक कर सकता हूँ और जब मैं करूँगा तो मेरी स्ट्रेटजी क्या होगी। तो इसराइल तो मौका ढूंढ रहा था, तो इसराइल ने अटैक किया। दूसरी बात यह है कि अमेरिका का सपोर्ट है, नो डाउट। अमेरिका भले पूरी दुनिया के सामने कहे कि मेरी लड़ाई नहीं है, पर विदाउट अमेरिकन सपोर्ट, विदाउट अमेरिकन टेक्नोलॉजी इस लड़ाई को 4 दिन तक खींचना और 4 दिन में ईरान को इतना बड़ा डैमेज देना आसान बात नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और है कि क्या जब नेतन्याहू और ट्रंप आपस में बातचीत करते थे तो खबर तो ये आती थी कि ट्रंप समझाते थे नेतन्याहू को कि अभी मत करना हमला, अभी मत करना, बातचीत चल रही है, लेकिन क्या नेतन्याहू उसका अपडेट पहुंचाया करते थे कि हमने यहाँ तक इतनी तैयारी कर ली है। दूसरी बात कि सीरिया से जो अभी जंग छिड़ी थी, हमको याद है कि गोलान हाइट्स जो है वहाँ तक सीरिया ने अटैक किया, लेकिन अब सीरिया ने अपना एयर स्पेस दे दिया है इजराइल को कि यूज़ इट, ताकि इंटरसेप्ट कर सकें ईरानियन ड्रोन और मिसाइल्स को। खबरें इससे भी आगे की हैं। खबरें ये भी हैं कि सीरिया के अलावा टर्की ने भी अपना एयर स्पेस दिया है। अच्छा, हाँ, और इस पे ही ऐतराज़ है, इस पे ईरान की तरफ से ऐतराज़ आया है। और आप इसे इस तरह भी समझ सकते हैं कि जो मुस्लिम वर्ल्ड है, पूरी दुनिया है, जिसको मुस्लिम उम्मा कहते हैं, ये उम्मा के लिए भी सवाल है कि सीरिया का एयर स्पेस यूज हो रहा है, इराक का हो रहा है, टर्की का हो रहा है, और ईरान पर अटैक करने की। ये बड़ी दिलचस्प बात है। मतलब ये दिलचस्प बात ये है कि जो पूरी दुनिया में एक मुस्लिम उम्मियत की जो बात की जाती है वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। नहीं, टर्की का तो हम ये मान सकते हैं कि उसकी अपनी इसमें हसरत हैं इसके पीछे कि उसको फिर मुखिया बनना है, उसको वो चाहता है कि अगर ये हट जाए तो ज़्यादा बेहतर है। सीरिया का इसमें क्या रोल है? और सीरिया से अभी अभी तो दोस्ती हुई है अमेरिका की, तो अमेरिका तो इसके पीछे है ना, क्लियर कट। सीरिया में जो इस समय गवर्नमेंट है वो सुन्नी है, जो उनके अभी प्रेसिडेंट बने वो सुन्नी है, वो अलकायदा में रह चुके हैं, अल नुसरा फ्रंट में रह चुके हैं। और जो इससे पहले वाली जो रिजीम था वो शिया था, वो ईरान समर्थित था। तो जिस दिन सीरिया में तख्ता पलट हुआ उस दिन सीरिया ईरान के पाले से निकल के सीधा अमेरिका के पाले में चला गया। ये उसी दिन तय हो गया था कि अब सीरिया ईरान के साथ नहीं है, क्योंकि ईरान का जो वहाँ पे जो गवर्नमेंट थी, जो सपोर्टिव गवर्नमेंट थी बशर अल असद की, बशर अल असद शिया थे, वो ईरान का सपोर्ट लेते थे, ईरान उनको सपोर्ट करता था, प्रोटेक्ट करता था, रशिया की प्रोटेक्शन थी। लेकिन उनको हटाया ही इसलिए गया ताकि वहाँ पे एक सुन्नी गवर्नमेंट इंस्टॉल की जा सके। इसमें टर्की का रोल है, इसमें सऊदी अरब का रोल है, इसमें कतर का रोल है, इसमें अमेरिका का रोल है, और फिर कहीं ना कहीं इजराइल ने भी हल्का सा सपोर्ट किया कि ठीक है, अगर ये आ जाते हैं, गड़बड़ नहीं करते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सुन्नी वर्सेस शिया वाला मामला था। अच्छा, इसमें एक चीज़ दिलचस्प चीज़ ये है इस सिनेरियो में कि अगर अभी ईरान को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी मिडिल ईस्ट के मुल्क जो हैं वो दे आर अंडर कंट्रोल ऑफ अमेरिका। बिल्कुल, अगर आप देखें, पाकिस्तान को जोड़ें छोड़ें, नहीं, पाकिस्तान भी उन्हीं के कंट्रोल में है। ये है ही। अभी आप क्या समझ रहे हैं कि क्या इस जो लड़ाई हुई है इसमें पाकिस्तान ने सपोर्ट नहीं किया है? आपके पाकिस्तान के बगल में बिल्कुल अटैक हो रहा है इसराइल का, और आप दिन भर इसराइल की बातें करते हैं, अपने पासपोर्ट पे लिखते हैं कि पाकिस्तानी पासपोर्ट इज़ नॉट वैलिड इन इसराइल। तो आप और मुस्लिम उम्मा का आप सबसे बड़े नेता बनना चाहते हैं, फर्स्ट इस्लामिक एटम बम की बात करते हैं कि हम वो दीगर मुल्क हैं, मुस्लिम मुल्क हैं जिसके पास एटम बम है। पाकिस्तान की भाषा की बात कर रहा हूँ। और आपके बगल में जो है इसराइल ने अटैक कर दिया, आप क्यों नहीं जा रहे लड़ने? जाओ लड़ने, हिम्मत है तो लड़ो जाके वहाँ पे। अगर तुम्हारे अंदर ये नहीं, बोल तो रहे हैं कि हम साथ में हम साथ देंगे, बोल तो रहे हैं, ऐसी खबरें तो आ रही हैं। वो एक इंटरव्यू है जो उनका एयर स्पेस के कमांडर था, जो इसराइल ने उनको मार गिराया, वो एयर स्पेस के जो कमांडर थे वो ये बात कह रहे थे कि भाई अगर पाकिस्तान ईरान पर इसराइल कोई न्यूक्लियर अटैक करता है तो पाकिस्तान ने हमें भरोसा दिया कि हम इसराइल पे करेंगे। मेरा सवाल ये है, पहली बात तो इसराइल ईरान पर कोई न्यूक्लियर अटैक नहीं करने वाला था। दूसरा, अगर आपको ईरान की इतनी ही फिक्र है, इतना ही आपके अंदर जज्बा है उस मुल्क के लिए, तो आप खुद क्यों नहीं लड़ने चले जाते? अब बगल में ही तो है, मुश्किल से 50-100 किलोमीटर की दूरी भी नहीं है। अपने टैंक भेजिए, अपने जो है बख्तरबंद गाड़ियाँ भेजिए, और अपना जो न्यूक्लियर बटन है, जो आपके पास हमेशा न्यूक्लियर धमकी देते हो, आप सोचो, मतलब पाकिस्तानी भारत को ही नहीं न्यूक्लियर धमकी देते, वो इसराइल को भी दे देते हैं। इसराइल को ही देती, मतलब खुले तौर पे।
अगर आप वो उनके जो बुरा तो उनको बहुत पहले से, मतलब जब से इजराइल बना है तब से सबसे पहले अगर टारगेट पे कोई रहा है तो पाकिस्तान रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, क्योंकि वो परमाणु संपन्न हो चुका था। नहीं, इसराइल के टारगेट पे नहीं, पाकिस्तान के टारगेट पे इसराइल हमेशा रहा है। और इसराइल के टारगेट पर भी तो पाकिस्तान नहीं, है। इसराइल तो सर्वाइवल की लड़ाई है ना, लेकिन उसको ये है कि मुस्लिम मुल्क के पास एटम बम है तो ये खतरा है, ये तो बोलता है बिल्कुल ना है, इजराइल। बिल्कुल है। और इसराइल यही वजह है कि भारत के साथ जो ताल्लुकात है वो बेहतर हुए हैं। उनको भी वो भी जानते हैं कि इसराइल के प्रति पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, जो हुकूमत है, उसने इतनी नफरत भरी है लोगों के मन में। इसराइल आप यात्रा नहीं कर सकते, पासपोर्ट अलाउड नहीं है आपका, और तमाम तरह की चीज़ें हैं। और इसराइल के बारे में अलग अलग तरीके की बातें की जाती हैं, यहूदियों के बारे में अलग अलग तरीके की बातें की जाती हैं। नेतन्याहू ने इसलिए तो कहा कि दूसरा होलोकॉस्ट करने की तैयारी थी ईरान की, और बाकी शायद उनका इशारा पाकिस्तान या मुस्लिम वर्ल्ड की तरफ हो। देखिए, इसराइल में अब ये नैरेटिव चल रहा है इस लड़ाई के बाद। बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने आप को जस्टिफिकेशन ऐसे किया है कि अगर ये मिसाइल जो आई हैं इनके वॉर हेड में, यानी कि इनके ऊपर जो होता है वॉर हेड, उसमें न्यूक्लियर मटेरियल होता या न्यूक्लियर बॉम्ब होता, तब कितनी तबाही मचती तेल अवीव में। क्योंकि अगर ईरान को ये ताकत हासिल हो जाती, एटॉमिक ताकत, तो वो हो सकता है कि एक मिसाइल तेल अवीव में छोड़ देता, तब क्या होता। तो बेंजामिन नेतन्याहू का जो नैरेटिव है वहाँ जनता के लिए या आम लोगों के लिए, वो यही बात दोहरा रहे हैं, वो चीज़ों को बैलेंस करने की कुल मिलाकर कोशिश कर रहे हैं वहाँ पर जो परिस्थितियाँ बनी है उसको लेकर, कि अगर हमारे ऊपर तेल अवीव में मिसाइलें गिर रही हैं तो अगर इनमें न्यूक्लियर वॉर हेड होता तो कितनी बड़ी तबाही मचती। तो इसलिए हमने जो किया, जो इजराइल कह रहा है, जस्टिफिकेशन है ये। हाँ, जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि भाई हमने जो किया वो इजराइल की हिफाजत के लिए ज़रूरी था। अच्छा, लेकिन नुकसान तो वहाँ पर भी इसराइल में अच्छा खासा हुआ है। हाइफा में बहुत नुकसान हुआ है, हाइफा में हुआ है और तेल अवीव में हुआ है। और ये मुझे लगता है कि हमास के खिलाफ जब लड़ाई हुई, हिजबुल्लाह के खिलाफ हुई, हुतीज़ के साथ भी जो हुआ, उसके बाद ये सबसे बड़ा जो है अच्छा, हुतीज़ भी उधर से अटैक कर रहे हैं, उधर से हुतीज़ भी गुस्से में आकर वो भी हमला बोल रहे हैं। नहीं, हुतीज़ का तो हाँ, हुतीज़ का एक बयान आया है, जो उनके स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने बोला है कि हम जो है अपना जो लड़ाई है वो जारी रखेंगे और ईरान को सपोर्ट करते रहेंगे। तो दैट इज़ ए डिफरेंट पॉइंट। द पॉइंट इज़ के हुतीज़ एंड ईरान, ये दोनों जो हैं कंट्री मिल चुके हैं, एंड ये अभी जो मामला है अभी लंबा और खींचने के आसार है। अच्छा, एक चीज़ और है इसमें, चीन और रशिया कहाँ नज़र आ रहे हैं ईरान के साथ? चीन ने तो प्लेन भेज दिया हालांकि एक, मेरे ख्याल से। देखिए, रशिया का तो ये मामला है कि व्लादिमीर पुतिन से आई थिंक चल रहा है, कहीं उनसे पूछा गया कि व्हाट डू यू थिंक, अगर इजराइल ये दावा कर रहा है कि भाई हम ईरान का जो एयर स्पेस है वो हमारे कंट्रोल में है और हम वहाँ पे कोई बड़ी और कार्रवाई करेंगे, तो व्लादिमीर पुतिन ने बोला कि वी हैव सीन दिस रिमार्क्स। तो व्हाट इजराइल हैज़ बीन सेइंग, आई मीन रशिया इज़ टेकिंग नोट ऑफ इट। रशिया इन सारी बातों को ऑब्जर्व कर रहा है, बट नोट कर रहा है, बट नाउ ही इज़ नॉट इन पोजीशन टू आंसर या कोई एडवेंचर करे वो मिडिल ईस्ट में। चाइना तो करता भी नहीं है वैसे भी। चाइना तो मैंने पहले बताया था कि चाइना तो केवल पैसे दे देगा, आपको हथियार दे सकता है, डील कर लेगा, बट नो चाइनीज सोल्जर विल फुट ऑन एनी फॉरेन लैंड। ये उनकी पॉलिसी है। चाइना कभी भी अपनी जो मुल्क की जो सेना है वो कभी भी किसी दूसरे मुल्क में कभी नहीं भेजेगा। वो आपको एक सस्ता लोन दे सकते हैं, वो आपको लड़ने के लिए पैसे दे सकते हैं, सैटेलाइट की जो डेटा है, सपोर्ट है, वो दे सकते हैं, गोला बारूद दे सकते हैं, बट चाइनीज़ सोल्जर कभी नहीं भेजेंगे, तो ऐसे कोई उम्मीद है नहीं। अच्छा, दो चीज़ें और कि ईरान की तरफ से भी कह दिया गया कि हम सीज़फायर को लेकर कोई दिलचस्पी रखते नहीं हैं। इजराइल ने कहा है कि हमारे टारगेट अभी अचीव नहीं हुए हैं तो हम भी कोई दिलचस्पी रखते नहीं हैं। ट्रम्प कह रहे हैं मेक अ डील, फिर उन्होंने वापस डील का राग अलापना शुरू कर दिया। और इस बीच IAEA ने एक बड़ी बात कही है कि फोर्डो में जो इन्होंने अटैक किया था, जो इनका परमाणु संयंत्र कह लीजिए या वहाँ पर एनरिचमेंट हुआ है यूरेनियम का, वहाँ पर कोई नुकसान की खबर नहीं है। और ये बहुत चौंकाने वाली खबर भी है, और अभी तक ईरान कुछ बोल नहीं रहा है कि कितना नुकसान हुआ, लेकिन वाकई में क्या नुकसान हो गया। फोर्डो इज़ ए डिफरेंट गेम। फोर्डो पहाड़ के नीचे ज़मीन के अंदर है। देखिए,
सबसे पहले जो बुशेहर का जो प्लांट बनाया गया था 2005-4 की बात है रशिया के सपोर्ट से। तो बुशेहर का जो न्यूक्लियर प्लांट था वो पीसफुल पर्पस के लिए था। वो एक ओपन एरिया में है, उसको अटैक करना, उसको तबाह करना बहुत आसान है। फिर नतांज को भी एक ऐसे डेजर्ट में बनाया गया, हल्की सी पहाड़ी भी है नतांज के पास, वो बिल्कुल एक रिमोट एरिया में बनाया गया। देन फोर्दो बिल्कुल पहाड़ के अंदर है, पहाड़ को काट के अंदर बनाया गया है। उसको डैमेज करने के लिए इसराइल को अमेरिकन जो डीप पेनिट्रेशन बॉम्ब है जिसका जिक्र हमने पुराने वीडियो में भी कहा था कि जब तक B-52 B-52 जो बम वर्षक विमान हैं उनसे सैकड़ों टन के हजारों टन के बॉम्ब नहीं गिराए जाएंगे तब तक फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट को तबाह करना इसराइल के तो लिए। ये IAEA चेतावनी देता है, IAEA रिपोर्ट देता है, या IAEA खुफिया जानकारी पहुंचाता है? IAEA कुछ नहीं करता है, IAEA बस ऐसे अपने बयान देते रहते हैं। ये नहीं, लेकिन ये बताते तो हैं, उसके बाद फिर क्या करना है ये पता चल जाता है। इनसे ज़्यादा जानकारी मुझे लगता है मोसाद के पास रहती है, मोसाद को ज़्यादा पता है। इनको ये बताते रहते हैं कि अब यहाँ पे प्लांट है, इसमें इनरिचमेंट का लेवल इतना हो गया, 60% हो गया इनरिचमेंट और फलाना ढिमका। बट आई थिंक दैट मोसाद हैज़ और इसराइल हैज़ मोर इन्फॉर्मेशन रादर देन द IAEA। लेकिन ईरान की फ्रंट लाइन को पूरी तरह से ख़त्म कर देना, सेना की, IRGC की, और ये पूरी फ्रंट लाइन ख़त्म कर दी गई, झटका है या ईरान इससे उबर गया है? क्योंकि जिस तरीके के हमले हुए है, आप समझिए कि यूक्रेन की लड़ाई हुई रशिया की, कोई ऐसा नहीं हुआ। इंडिया पाकिस्तान की हुई, उसमें जो टॉप मिलिट्री लीडरशिप है उस पर कुछ नहीं हुआ। इसराइल इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने टॉप लीडरशिप पहले साफ की। मतलब उसने कोई फुट सोल्जर नहीं मारे, उसने कोई एयरबेस नहीं तबाह करे बाद में। सबसे पहले जो लीडरशिप है उसको अच्छा, उसका काम करने का मुझे लगता है अंदाज भी सही है, चाहे वो हमास की बात हो या हिजबुल्लाह की बात हो, कि पहले बड़े कमांडर जो है उनको ढेर कर दो तो फिर वो ऑर्डर ही नहीं आएंगे ठीक से, या जो मनोबल जिसे हम कहते हैं वो टूट जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा कि मनोबल तो उस समय टूटा हुआ है ईरान का, नो डाउट। ईरान एक बड़ा कंट्री है और पिछले 10-15 सालों से जो मिसाइल बैलिस्टिक, खास तौर पर बैलिस्टिक मिसाइल का जो जगीरा उन्होंने तैयार किया वो बहुत ही हैरान कर देने वाला है। तो अभी मिसाइल अटैक्स होते रहेंगे इसराइल की तरफ, बट मुझे ये लगता है कि एयर सुप्रीमेसी इसराइल की हो चुकी है। 4 दिन में ही इसराइल की तरफ से बता दिया है कि ईरान जो है, ईरान का जो एयर स्पेस है वो उनके कंट्रोल में है। बट गाहे बगाहे जो बैलिस्टिक मिसाइल का बैराज है वो आता रहेगा। लगातार चौथे दिन आया है ना, लगातार तीसरे चौथे दिन बैराज आया। तो नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग मोर बैलिस्टिक मिसाइल टू बी फायर्ड फ्रॉम द ईरान। अच्छा, एक चीज़ और है कि ये तो अभी ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये स्ट्राइक्स पर चल रहा है, स्ट्राइक्स हो रही हैं, उधर से स्ट्राइक हो रही है, इधर ये वॉर में तब्दील होगा? नहीं वॉर ही तो है। नहीं, दिस इज नॉट पूरा वॉर तो नहीं है, फुल फ्लेज वॉर तो नहीं। अब देखो पुनीत, ये पूरी वॉर की परिभाषा ही बदल गई ना। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो 3 दिन की जंग चली उसमें कोई हमारे सैनिक उधर नहीं गए, उनके नहीं, लेकिन वॉर डिक्लेयर रूप से तो वॉर अभी नहीं है। अब ये तो नहीं डिक्लेयर हो ना हो वॉर, अब डिक्लेयर, अब कौन क्या डिक्लेरेशन, क्या जरूरत है? अब तो लड़ाई तो चली रही है, फोड़ा फाड़ी चल रही है, बिल्कुल फोड़ा फाड़ी पूरी चल रही है। तो इसमें अब वॉर डिक्लेयर करके क्या करोगे? कह ही दिया कि चलो ये वॉर है, और वॉर नहीं भी है तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, लड़ाई तो हो ही रही है। लड़ाई तो हो रही है, तो लड़ाई हो रही है और उसके अपडेट भी हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या ईरान इसमें जिस तरीके से जवाबी कार्रवाई कर रहा है उसके बाद इजराइल खौफ खा गया है? और इजराइल अगर खौफ खाया है इसीलिए वो अमेरिका को याद कर रहा है कि मदद कर दो, मदद कर दो, और अमेरिका क्या सीधे मदद के लिए उतरेगा भी? क्या ईरान भी अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाएगा? और अगर निशाना बनाता है तो क्या ट्रंप को ये उकसाने वाली कार्रवाई होगी? इसके बारे में आप ज़रूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। फिलहाल ग्लोबल अड्डा में आज चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। इजाज़त दीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।